हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं निखिल कुमार आपके लिए एक वीडियो लेके आ गया हूँ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज का जो वीडियो है वो हमारा बिजनेस लॉ, जो बिजनेस लॉ होता है उससे उसके टॉपिक से लिया गया है। तो आज हम बिजनेस लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एक एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बनाने के क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1872 में इसको पहले, मतलब 1872 में ये आया। 1872 से हमारे देश में लागू हुआ। ठीक है, तो जो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो इसका जो इंट्रोडक्शन है, जो इसकी हिस्ट्री है, वो थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। तो द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया कंटेन इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 विच इज़ बेस्ड ऑन इंग्लिश कॉमन लॉ। ठीक है, तो ये जो लॉ है, जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, वो किस पर बेस्ड है? इंग्लिश कॉमन लॉ पर। जो इंग्लैंड का जो सामान्य लॉ है उस पर बेस्ड लिया गया, यानी उससे लिया गया है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सपेक्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब ये बना था, जब ये लागू किया गया था, तो सारे देश में इसको लागू किया गया था सिवाय जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, इट केम इनटू फोर्स ऑन द 1 सितंबर 1872। ठीक है, इसका नाम बोलते हैं हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और ये किस दिन से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है 1 सितंबर 1872। इसमें इसमें कॉन्ट्रैक्ट बनाने के सारे नियम, अधिकार, पार्टीज़ की ड्यूटीज़, इन सब के बारे में बताया गया है। द एक्ट लेज डाउन जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑल कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टी। द राइट एंड ड्यूटीज़ आर डिसाइडेड बाय द पार्टी देमसेल्फ। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट के नियम, कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल, सिद्धांत बताए गए हैं, लेकिन पार्टीज़ की ड्यूटी और राइट को इसमें रेगुलाइज नहीं किया गया है। पार्टीज़ जो ड्यूटीज़ और राइट्स हैं वो पार्टीज़ के अपने आप डिसाइड होंगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें देखिए हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो नाम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और कब से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1 सितंबर 1872 से। ये इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है। ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको याद रखने हैं। जब इसको लागू किया गया तो ऑल ओवर इंडिया में लागू किया गया, सिवाय जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, और ये इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट के नियम और सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, देखो कॉन्ट्रैक्ट से पहले बात आती है एग्रीमेंट की। ठीक है, सबसे पहले आएगा एग्रीमेंट और एग्रीमेंट के बाद आएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट को जाने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले हम लोग एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। तो एग्रीमेंट क्या है? एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑफर बाय वन पार्टी एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय अदर। इन अदर वर्ड, an agreement comes into existence only when one party make a proposal to the other party and that other party gives acceptance। ठीक है, तो देखिए एग्रीमेंट क्या होता है? दो लोग किसी एक बात पर, किसी एक चीज़ पर एग्री होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति सामने वाले को एक प्रपोजल दे रहा है और और जो दूसरा व्यक्ति है वह पहले वाले व्यक्ति के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है। तो ये हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। ठीक है,
तो एग्रीमेंट की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। एग्रीमेंट मतलब फर्स्ट पार्टी है सेकंड पार्टी को एक प्रपोजल दे रही है, एक प्रपोजल रखा है, और अगर सेकंड पार्टी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो हमारा क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। तो देखिए नीचे एक फॉर्मूला, हाईलाइट फॉर्मूला दिया गया है जिसके द्वारा एग्रीमेंट को बताया गया कि एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। ठीक है, तो एग्रीमेंट, जो हमारा एग्रीमेंट कहलाएगा उसमें क्या क्या चीज़ होगी, उसमें एक तो प्रपोजल होना चाहिए और प्लस पार्टी का एक्सेप्टेंस। जिसको प्रपोजल दिया गया है उस प्रपोजल पर सामने वाली पार्टी, सामने वाला जो व्यक्ति है, उसका क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। ठीक है, और जो एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी गई है वो क्या है, देखिए वो आपको दिख रही है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी promise and every set of promises forming the consideration for each other is an obligation। ठीक है, तो जितने भी जो वचन होते हैं, वचन और वचनों का समूह, ठीक है, कंसिडरेशन मतलब एक दूसरे को मिलने वाला प्रतिफल और एक दूसरे के प्रति दायित्व, ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में होंगी, एग्रीमेंट में। तो एग्रीमेंट, देखिए एग्रीमेंट सिंपल भाषा में मैंने बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के पहले आएगा एग्रीमेंट। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना रहे हैं, अभी क्या है, हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। तो एग्रीमेंट क्या होगा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक प्रपोजल दे रहा है, वो उस प्रपोजल को समझ रहा है, ठीक है, जो उसने समझा उसके बदले उसको कंसीडरेशन भी है, और दोनों एक दूसरे से ऑब्लाइज्ड भी होंगे। और इस प्रपोजल को सामने वाली पार्टी, जो दूसरी पार्टी है, वो क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एग्रीमेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला दिया रखा है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। ठीक है, तो ये हो गया एग्रीमेंट। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज ए प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर द ब्रीच ऑफ विच द लॉ गिव्स ए रेमेडी or the performance of which the law is some way recognized as duty. In other words, a contract is an agreement the object of which to create a legal obligation। ठीक है, अब क्या है कि देखो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, डेफिनेशन से दोनों एक जैसी चीज़ लग रही हैं, लेकिन एग्रीमेंट, मैंने बताया कि एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट एक प्रपोजल प्लस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस। ठीक है, कोई भी लीगलिटी इसमें अभी शो नहीं हो रही है। और जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, वो जो हमारा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में अगर लीगल ऑब्लिगेशंस हो जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्रीमेंट में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो या ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, मैंने बताई वो वॉलंटरी है, उसमें कोई कंपल्सन नहीं है। जो हमारा एग्रीमेंट है वो ओरली भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा क्या होगा, रिटन फॉर्म में होगा, और इसमें जितनी भी लीगल ऑब्लिगेशंस होंगे वो सब होने चाहिए। तो देखिए जो फॉर्मूला दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट का वो आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एन एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो अब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखें तो बहुत इजीली हमें समझ में आएगी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी जो हमने प्रपोजल दिया, सामने से जो एक्सेप्टेंस आया, वो क्या हो गया, हमारा एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट को अगर हम रजिस्टर्ड करा देंगे तो गवर्नमेंट, तो जो हमारी लॉ है वो उस पर क्या हो जाएगा, इन्फोर्स। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होगा, अब जो नियम है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के नियम है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं, उससे दोनों ही पार्टियां बंध जाएंगी और दोनों को अपनी अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस पूरे करने होंगे, तो लीगलिटी उसमें आ जाएगी। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट
अगर लीगल कॉन्ट्रैक्ट जब बन गया, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो फिर सारे उसमें नियम जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो नियम दिए गए हैं उन सब नियमों का पालन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर हम बताएं तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एन एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, यानी जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है उसी को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो उसकी जो डेफिनेशन है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बिल्कुल एक लाइन की सिंपल डेफिनेशन है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्रीमेंट लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल है वही क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ जो एक वर्ड है वो 10 एसेंशियल एलिमेंट में समाहित है, यानी एक एग्रीमेंट हमारे पास है और अब हमें क्या करना है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनना है। तो इन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनाना है, तो उसके लिए जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसमें 10 एसेंशियल एलिमेंट दिए गए हैं। ये 10 एसेंशियल एलिमेंट हमारे एग्रीमेंट में फुलफिल होने चाहिए, तभी जो हमारा एग्रीमेंट है वो लीगल इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनता है। और जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनेगा तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, तो जो 10 एसेंशियल एलिमेंट हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, जो एक एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनाने के लिए जरूरी है, वो इसमें दे रखे हैं, मैं इनको बता रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले आता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी जो हमारा एग्रीमेंट बनना है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनना है, उसमें क्या होना चाहिए, एक ऑफर होना चाहिए और उस ऑफर पर एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। केवल ऑफर नहीं, केवल ऑफर से हम एग्रीमेंट नहीं बना सकते। एक पार्टी दूसरे पार्टी को किसी चीज के लिए ऑफर करती है और सामने वाली पार्टी को उसको एक्सेप्टेंस देना जरूरी है। तो ये हो गया हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये पहली कंडीशन है, ये होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। दोनों ही पार्टियां जो एक दूसरे से एग्रीमेंट कर रहे हैं, उनके इंटेंशन लीगल रिलेशन बनाने की होनी चाहिए। एक दूसरे को धोखा देने के लिए केवल एग्रीमेंट नहीं बना रही हो। ठीक है, उनका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि हम लोग किसी चीज को एग्री हो रहे हैं और हमें इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आगे चलकर तब्दील करना है, चेंज करना है। ठीक है, ये नहीं कि केवल एक दूसरे को दिखाने के लिए, ऐसा नहीं। तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, दोनों पार्टियों की इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट बनाने की होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड बात आती है लॉफुल कंसिडरेशन। तो देखिए, लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है दोनों पार्टियां एग्रीमेंट कर रही हैं, एक एग्री हुई है, एक का ऑफर दिया है, दूसरा एक्सेप्टेंस कर रहा है, यानी ये जो हम बात कर रहे हैं वो कमर्शियल। ठीक है, तो कमर्शियल यानी मतलब कोई खरीदना, कोई बेचना, इस प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बनेगा। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होगा दो पार्टियों के बीच, उसमें कंसिडरेशन होना जरूरी है। कंसिडरेशन का मतलब प्रतिफल, मतलब दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे दो पार्टियां हैं, एक बायर है, एक सेलर है। ठीक है, तो बायर सेलर के बीच अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है, तो बायर को क्या मिलेगा, बायर को मिलेगा जो माल उसने बेचा उसके बदले में पैसा। तो बायर के लिए जो मनी है वो कंसिडरेशन हो गया, और जो वो बायर को मिलेगा माल, तो बायर के लिए जो उसने माल खरीदा वो कंसिडरेशन हो गया। और सेलर जो माल बेच रहा है, माल बेचने के बदले में जो उसको मनी मिलता है वो मनी सेलर का कंसिडरेशन होता है। ठीक है, और इसमें लॉफुल की बात की गई है, तो लॉफुल का मतलब जो एग्रीमेंट के हिसाब से जो कंसिडरेशन की वैल्यू तय हुई है वही लीगल मानी जाएगी। ठीक है, तो ये 3 एसेंशियल कंडीशन हमने समझी। अब हम आगे चलते हैं। फोर्थ है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक अलग से हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस इसमें कॉन्ट्रैक्ट में। तो देखिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टी में
हम लोग तीन कैपेसिटी की बात करते हैं कि सबसे पहले तो जो पार्टी जो एक दूसरे के जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उसमें माइनर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी माइनर जो पार्टी है वो माइनर नहीं होनी चाहिए। माइनर का मतलब 18, उसकी जो एज है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक तो कैपेसिटी ये हो गई, ठीक है। दूसरी, दोनों पार्टियां साउंड माइंड का मतलब होता है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, मतलब उनको सोचने समझने की शक्ति उनमें होनी चाहिए। और तीसरी जो कैपेसिटी होती है वो होती है कि मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो डिस्क्वालिफिकेशन वो ये है, किसी भी कानून द्वारा उस व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो, ठीक है। अगर वो पहले से किसी कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्वालीफाई है तो वो आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टी में हम तीन तरह की कैपेसिटी की बात करते हैं पार्टी की। सबसे पहले तो एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और कब उसको किसी भी कानून के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए, वही व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, ठीक है। फोर्थ की बात आती है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जो एग्रीमेंट के लिए जो सहमत हुए हैं, तो जो सहमति ली गई है, ठीक है, जो सहमति ली गई है वो कैसी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। फ्री का मतलब होता है जबरदस्ती, ये सामने वाली पार्टी से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने सहमति ना ली हो, कोई अनुचित व्यवहार, ठीक है, अनुचित व्यवहार, कोई फ्रॉड करने के उद्देश्य से दिखाया कुछ हो और हम उसके हमारे एक पार्टी दूसरे पार्टी के प्रति फ्रॉड करने की इच्छा से अगर उससे सहमति ले रही है, या मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत प्रेजेंट करके उससे सहमति ले लेती है, या गलती से मिस्टेक के द्वारा मिस्टेक की गई और मिस्टेक को सामने वाली पार्टी ने सही समझ के उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी सहमति दे दी, या अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, अपना अनुचित प्रभाव दिखाकर सामने वाले को डराकर धमकाकर उससे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सहमति ली गई। तो ये इस तरह से अगर सहमति ली गई है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में तो वो सहमति हमारी मान्य नहीं होगी। सहमति कैसी होनी चाहिए, कंसेंट कैसा होना चाहिए, फ्री, ठीक है। किससे फ्री, जो ये 5 कॉज्ड हैं ये उसमें नहीं होनी चाहिए। पहला कॉर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक, ठीक है। तो कंसेंट जब भी हम बात करेंगे सहमति, तो सहमति फ्री होनी चाहिए। फ्री मतलब उनमें ये 5 चीज नहीं होनी चाहिए, यानी किसी सामने वाली पार्टी से अगर किसी प्रपोजल पर, किसी ऑफर पर हम उसकी सहमति ले रहे हैं, तो जो सहमति ली गई है वो ना तो अनुचित दबाव के द्वारा ली गई हो, ना डरा धमका के ली गई हो, ना फ्रॉड करने के उद्देश्य से ली गई हो, ना उसको गलत प्रेजेंट करके ली गई हो, और ना ही मिस्टेक के द्वारा ली गई हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, लॉफुल, ठीक है। ऑब्जेक्ट लॉफुल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट कोई फ्रॉड के लिए, कोई इलीगल और कोई इमोरल वर्क के लिए, या किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति को मारने का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये क्या है, इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, लॉफुल नहीं है, ठीक है। या कोई कहता है कि ए बी से कहता है कि मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, तुम सी की गाड़ी को तोड़ दो, तो ये क्या है, इसका जो इस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, अनलॉफुल। तो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, लॉफुल। लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा। लॉफुल ऑब्जेक्ट में क्या है, कोई भी फ्रॉड, इलीगल एक्शन, इमोरल, किसी पर्सन या किसी की प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट उसका होगा। और जब अनलॉफुल होगा तो उसको हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं बना पाएंगे, ठीक है।
7th पॉइंट है रिटन एंड रजिस्ट्रेशन। एक एग्रीमेंट, देखिए मैंने पहले बताया था एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी, वॉलंटरी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जब बनाना है तो वो कैसा होना चाहिए, हमारा रिटन भी होना चाहिए और रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो जो रजिस्टर्ड, जो रजिस्ट्रेशन की जो भी नियम है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, वो सारे नियम प्रॉपर स्टाम्प, प्रॉपर रिटन, प्रॉपर साइन होना चाहिए, तभी कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड माना जाएगा। ठीक है। 8 पॉइंट आता है हमारा सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में जो भी बातें कही गई हैं, जो भी जिस चीज़ के लिए, जिस थिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, उसमें क्या होना चाहिए, सर्टेनिटी होना चाहिए, मतलब निश्चित। ठीक है, ऐसी किसी भी चीज़ के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो कि अनिश्चित हो, जो कि ना हो सके। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जो थिंग है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, वो कैसा होना चाहिए, निश्चित। 9th आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जैसे सर्टेनिटी के बाद सर्टेनिटी अभी हमने पढ़ा, वैसी सेम है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस क्या है, जो जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया, दोनों ही पार्टी अपने अपने, जब तक अपनी अपनी लीगलिटी, अपने अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने अपने परफॉर्म को पूरा नहीं करेंगी, तब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं माना जाएगा। तो जो हमारा परफॉर्मेंस है वो कैसा होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक गेहूं का व्यापारी है। ठीक है, तो दूसरे व्यापारी को अपने गेहूं बेच रहा है। ठीक है, तो जो गेहूं का व्यापारी है, सामने वाली दूसरी पार्टी को गेहूं बेच रहा है, तो जो गेहूं है वो क्या है, फिजिकल उसके पास उपलब्ध है। ठीक है, वो उसका व्यापारी है और वो दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों ही अपने अपने पॉसिबिलिटी है। भाई गेहूं का व्यापारी है तो गेहूं बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर कंडीशन हो कि कोई गेहूं का व्यापारी है और कपड़े के लिए सामने वाली पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ना कि कपड़े के व्यापार से उसका कोई लेना देना है, ना ही उसके पास कपड़े अवेलेबल हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर क्या है, परफॉर्म नहीं हो पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है, दो पार्टियाँ अगर किसी चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो वो जो परफॉर्म उनको करना है, जो अपने ऑब्लिगेशन जो पूरा करना है, वो उनके प्रति, उनके परफॉर्मेंस के प्रति पॉसिबल होना चाहिए। उनका काम उन दोनों पार्टी के लिए क्या होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। और लास्ट में नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ठीक है, जो 9 कंडीशन है ये फुलफिल होंगी तभी एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, और जब एक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। इसके अलावा 10वीं एक कंडीशन और है कि इन 9 कंडीशन के अलावा अगर और किसी भी कोई एक्ट में या किसी कानून में किसी कॉन्ट्रैक्ट को, किसी काम के कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए अगर मनाही की गई है, उसको वॉइड करार दिया गया है, तो हम उसको नहीं बना सकते। ठीक है, तो द एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर द एक्ट। देयर आर सम टाइप ऑफ एग्रीमेंट विच हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कारण, इन 9 के अलावा भी अगर कोई ऐसा कारण है जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को, जो एसेंशियल एलिमेंट है उसको पूरा नहीं करता, तो हम उसको क्या मानेंगे, वॉइड, नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हमें बनाना है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो 10 एसेंशियल एलिमेंट दिए गए हैं, वो एसेंशियल एलिमेंट हमें फुलफिल करने पड़ेंगे, तभी हमारा जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। और जब एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ दोनों कंडीशन पूरी होंगी, तब हमारा कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी था, आपको समझ में आया होगा। और आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे।
चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आप कुछ क्वेरी करना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सजेशन और क्वेरी आप भेज सकते हैं, हम पूरा करेंगे। थैंक यू।